तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियाँ लेके। थोड़े दिन पहले मैंने आपको रमेश भोसले उर्फ डॉक्टर का किस्सा सुनाया था, जो अमरनाथ गैंग की रीढ़ की हड्डी था, उनका पिलर था। अमरनाथ की और अश्वन नायक की गैर हाजिरी में जिसने पूरा गैंग संभाल के रखा। एक ख़ास उसका रुतबा था अपने गैंग के अंदर भी और बाहर भी। उसको आमतौर पे पुलिस वाले भी उसको बहुत दिमागी और बहुत खुरासानी आदमी समझते थे। उसके दिमाग की इज्जत करते थे। उसको फडणवीस भी मखौल से बोलते थे, जैसे नाना साहब फडणवीस जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, मराठा बैरियर। कि अगर कहीं ये जो भोसले भोगले था, जो डॉक्टर था जिसका सरनेम रखा हुआ था, उसका बाप डॉक्टर था, अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में होता तो शायद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में एंटर नहीं करने देता। इस किस्म के कुछ किस्से कहानियाँ उसके दिमाग को लेके उसके साथ जुड़े हुए थे। उसी किस्म का एक शख्स था गणेश भोसले उर्फ वकील। वो अरुण गवली का खास आदमी था, उसी तरह जैसे डॉक्टर अमरनाथ का खास आदमी था। दगड़ी चाल के अंदर आपको मालूम है कि कोई 17 बार अरुण गवली अरेस्टेड हुआ। कभी 2 महीने जेल में, कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी NSA के नीचे डिटेन हुआ, कभी लैंडलॉर्ड और उस एक्ट के नीचे डिटेन हुआ। तो आधी से ज़्यादा उम्र जो अरुण गवली थी की थी, वो डिफरेंट जेलों में निकली। उसके बाद अभी उम्र कैद भुगत रहा है। यार, उस शुरुआती दिनों में अरुण गवली की दगड़ी चाल से गैर हाजिरी में डे टू डे काम उसकी बीवी के साथ मिलके जो शख्स करता था, उसका नाम था गणेश भोसले अलियास वकील। और वो बहुत तगड़ा शार्प शूटर भी था, लेकिन उसका इस्तेमाल अरुण गवली शूटिंग के मामले में बहुत कम करता था। अरुण गवली कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मेरा ये खास आदमी, जो मेरा घर भी, मेरा ऑफिस भी, मेरी दगड़ी चाल भी, मेरा बिजनेस भी और पूरे गैंग को जो संभाल रहा है, उसको कहीं कुछ हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस किस्म का नया आदमी ढूंढने में बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो शुरुआती दिनों से ले के वो आदमी अरुण गवली के काफ़ी करीब था, वकील। अब वो वकील कैसे बना, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है अपने आप में। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, सन 1989 तक। वो दौर था जब अशोक जोशी के बड़े डेयरिंग मर्डर के बाद पनवेल में छोटा राजन अपने खास मुर्गों को लेके दुबई चला गया था। और एक हिसाब से मुंबई में छोटा राजन के बंदों की जो हाजिरी थी वो 6-8 महीने वो नील के बराबर थी। सब लोग लाइंग लो थे, छुपे हुए थे, भागे हुए थे। कोई देश छोड़ के चला गया, कोई मुंबई छोड़ के चला गया। जो मुंबई में थे वो लोग छुप के रह रहे थे। उनमें से एक बहुत तगड़ा एक फाइनेंसर किस्म का आदमी था छोटा राजन का, जो खुल के बाहर नहीं आता था, लेकिन बदमाश भी था और फाइनेंसर भी था। तैमूर में एक रेलवे स्टेशन से कोई आधा किलोमीटर दूर एक घाटला विलेज है। वो घाटला विलेज जो पुराना महाराष्ट्रियन लोगों की आबादी वाला गांव था, आज तो वो चंबूर के पौष इलाके का हिस्सा बन गया। तो डायमंड गार्डन से स्टेशन की तरफ जाएं तो राइट साइड में गली में जाके आगे घाटला विलेज आता है। तो उस विलेज में वो आदमी रहता, तो उसका नाम था महेंद्र पाटिल। वो 8-10 आदमी वो हमेशा साथ में उसने जानबूझ के एक उसने झोपड़पट्टी में एक बड़ी आरामदायक खोली, जिसको हम झोपड़ी बोलते हैं, वो लेके रखी हुई थी, जिसमें कूलर वूलर लगा रखे थे, एक छोटा सा फ्रिज लगा रखा था, एक टीवी लगा रखा था। ऐशो आराम के छोटे मोटे साधन उसने सब मुहैया करके रखे थे। और झोपड़पट्टी में रहने का एक फैसिलिटी ये होती है कि गलियाँ बहुत छोटी छोटी तंग होती हैं। बाहर से कोई आदमी आके अटैक करे तो बाहर के भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है, क्योंकि आप थोड़ा असर रसूख वाले होते हो, एक गैंग के साथ जुड़े हुए होते हो, और बाकी के लोग गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास वाले बेचारे डेली वेज अर्नर, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे मोटे काम आपके कर देते हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। तो एक झोपड़पट्टी में रहने का एक
एक एडेड एडवांटेज होता है जो क्रिमिनल अक्सर लेते हैं। बड़ी पॉश बिल्डिंग में रह जाके छिपने से आपकी 50 जगह पे एंट्री हो जाती है, सीसीटीवी कैमरा में आपकी मूवमेंट आ जाती है, पड़ोसी पढ़े लिखे होते हैं, आपको पहचान लेते हैं, सोसाइटी का मैनेजर सेक्रेटरी वो आप पे निगाह रखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो लुका छिपी का जो खेल होता है वो अक्सर झोपड़पट्टियों में ही किया जाता है। तो ये एक उस समय में एक रवायत थी। बड़े बड़े क्रिमिनल जाके छोटे से झोपड़पट्टी में जाके शरण लेते थे, लुक छिपे रहते थे पुलिस से और दुश्मनों से। तो उसी किस्म के इलाके में एक झोपड़ी में छोटा राजन का खास आदमी महेंद्र पाटिल अपने 3-4 बदमाशों के साथ वहाँ पे रहता था और अरुण गवली गैंग ने उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए एक नई मुहिम चलाई थी कि छोटा राजन के बचे कुचे जो लोग हैं उनको या भगाया जाए या मारा जाए। तो उनमें ढूंढते ढूंढते कहीं खबर लगी दगड़ी चाल में किसी खबरी के थ्रू कि महेंद्र पाटिल जो है वो फलां खोली नंबर में घाटला विलेज में रह रहा है। लेकिन ये पूरी तरह उस खबरी ने दावे के साथ नहीं कहा कि वाकया ही वो महेंद्र पाटिल है। और अरुण गवली को भी थोड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा आदमी जो जिसका अपने घर हैं, अपना फैमिली है और कई अड्डे हैं, ठिकाने हैं, वो घाटला विलेज जैसे इलाके में जाके क्यों रहेगा। खैर, लेकिन गवली ने रिस्क नहीं लिया। उसने 20-22 आदमी साथ में लिए, 4-5 टैक्सियां भर के दगड़ी चालते गाड़ियां इनकी निकली और जिनमें पहली बार वो लड़का साथ में गया जिसका नाम था गणेश भोसले। वो पहली बार एक बड़े ऑपरेशन में अपने उस्ताद, अपने गुरु, अपने डॉन अरुण गवली के साथ पहली बार एक ऑपरेशन में गया और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू दिया गया था। सब लोगों के पास चाकू, तलवार, कोयते, छुरे इस किस्म के हथियार थे, सिर्फ अरुण गवली के पास एक रिवॉल्वर था। तो इन्होंने सडनली जैसे एक पुलिस की रेड होती है उसी तरह से मैं बताना भूल गया आपको, पुलिस की वर्दी में गए थे। जिस किस्म का किस्सा आपको मैंने सुनाया था, सुनील सौतिया जब 144 टेनमेंट जाता है खाकी पैंट पहन के मारुति जिप्सी में, उसी किस्म की रेड अरुण गवली ने 1989 में प्लान की थी, खाकी पैंट्स पहन के और पुलिस वालों की तरह बन के। ये एक अरुण गवली का मोडस ऑपरेंडी भी था। ऐसे बहुत सारे कांड अरुण गवली गैंग ने किए जहाँ पे वो पुलिस वाले बन के जाते थे, जहाँ पुलिस वालों की तरह देखने वाले बन के जाते थे। मैंने आपको याद होगा मनोज कुलकर्णी के किस्से में सुनाया था, जब वो अपनी बहन की शादी में मसरूफ़ था तो तब भी अरुण गवली के 2 एम्बेसडर गाड़ियों में जो लड़के भेजे थे उसको उठाने के लिए, वो भी इस तरह भेजे थे जैसे वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हों। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी था। अरुण गवली ने बहुत अच्छी तरह उसको बनाया और उसकी नकल शायद जब पहले उन्होंने किया सुनील सौतिया ने और उसके साथियों ने। तो डिफरेंट तरीके अंडरवर्ल्ड के लोग आज़ाद किया करते थे अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो ये पुलिस वाले बन के 20 आदमी, एक एम्बेसडर गाड़ी भी थी, 2-3 टैक्सियाँ थी, वो लेके वहाँ पे जाते हैं और उस खोली को जहाँ पे खबर थी कि महेंद्र पाटिल छिपा हुआ है उसको घेरते हैं। और क्योंकि इनमें से किसी ने भी महेंद्र पाटिल को नहीं देखा था, अब अंदर 4-5 लोग बैठे थे, ये आदमी अपना दरवाज़ा खोल के अंदर जाके उनको घेर के, वो आदमी तो डर गए, 5 आदमी और कहाँ 20 आदमी हथियार लेके खड़े हैं। तो जब इन्होंने पूछा कि आप में से महेंद्र पाटिल कौन है, तो सब ने बोल दिया कि महेंद्र पाटिल कौन, हम तो कोई महेंद्र पाटिल नहीं है। वो जो 4-5 बदमाश थे जो छोटा राजन कंपनी के, उन्होंने अपने गलत नाम बताए। लेकिन इतने में जब गांव के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे बाहर, तो वहाँ से किसी ने आपस में बात किया कि ये महेंद्र पाटिल को शायद मारने आए हैं। वो बाहर से नाम था वो गणेश भोसले ने सुना कि महेंद्र पाटिल अंदर ही है। तो उसने जाके अरुण गवली के कान में कहा कि मैंने बाहर लोगों को मराठी में बात करते सुना है, ये जो इनमें से एक आदमी महेंद्र पाटिल ज़रूर है। तो इन लोगों ने जब अटैक करना शुरू किया
वार करने शुरू किए और बोला कि महेंद्र पाटिल कौन है बता दो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। तो उनमें से 2 लोगों ने बता दिया कि ये शख्स जो है ये महेंद्र पाटिल है, हम तो और हैं। तो उनको तो इंजर करके भगा दिया जो जितने जख्म लगे थे। लेकिन उसके बाद महेंद्र पाटिल को जो वार किए उस पर कोयते से, तलवार से, चाकू से, उसमें महेंद्र पाटिल बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ और ये लोग अपना काम करके आराम से अपनी गाड़ियाँ लेके वापस चले गए। उसके बाद महेंद्र पाटिल को गांव के लोगों ने साइन हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, मर गया वो। तो ये पहला काम था जो गणेश भोसले ने किया अपनी ज़िंदगी का, अपने गुरु, अपने डॉन के साथ जाके। तो वो एक पहली ट्रेनिंग जो उसको मिली वो बड़ी अजीब सी ट्रेनिंग मिली। और वो क्योंकि इतना सेंसेशनल मर्डर था, इतने लोगों के सामने किया गया था, तो जब केस रजिस्टर हुआ, तहकीकात हुई, तो उसमें बाकी लोगों के साथ वो लंबा चौड़ा किस्सा है, मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा उसमें कौन कौन लोग थे। अरुण गवली के सब बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, सदा मामा, तानिया कोहली, दीपिका टिमका, जितने भी थे सब, दिनेश कुलकर्णी, सब से लोग साथ में थे सब। तो ये लोगों के साथ सब के सब पकड़े गए, कुछ बच गए। तो पहली बार गणेश भोसले को जेल की हवा खानी पड़ी। और वो कुछ दौर ऐसा था जब अरुण गवली की गैंग की अपनी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। बहुत से लोग मारे जा चुके थे, बहुत से लोग भागे हुए थे, काफ़ी सारे लोग उसके बाद में जेल में चले गए। लेकिन वो जो खर्चा चलाना तो होता था गैंग का, वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उन दिनों में हुआ ये कि जब बड़े बड़े लोगों को तो ज़मानत पे छुड़ा लिया अरुण गवली ने, ये जो एक नया बच्चा आया था जिसका नाम गणेश भोसले था, उसको छुड़ाने में कोई तकलीफ़ हो रही थी, जहाँ किसी वकील ने अच्छा काम नहीं किया। तो इस शख्स को आर्थर रोड जेल में काफ़ी लंबा समय रहना पड़ा। लेकिन ये अगरीपाड़ा का रहने वाला था, अगरीपाड़ा दगड़ी चाल के करीब है बहुत। तो इसके घर को लगातार पैसा, इसके घर में माँ बाप को, बहन भाइयों के खर्चे के लिए वो अरुण गवली कंपनी उसके घर में पहुंचाती रही। वो मैसेज उसको जेल में मिलता रहा कि हमें खर्चा वर्चा मिल रहा, आप चिंता मत करो। तो कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से गणेश भोसले जो था वो एक तरह से अरुण गवली का कर्जाई हो गया। अब लेकिन बाहर निकलने में क्या तकलीफ़ आ रही थी, वो उसको परेशान कर रही थी। तो उसने अपने अंदर बैठे बैठे कुछ और लोगों के साथ मिल के उसने अपने केस पेपर मंगवाए। जो भी छोटा मोटा वकील था जेल अथॉरिटी से मिल के, दिमाग का बहुत तेज़ था, उसने खुद अपने पेपर स्टडी किए, बाकी लोगों से बातचीत करके कानून की किताबें मंगवाई। वो पढ़ के उसने 4-5 महीने में दिन रात वो उसी किस्म के केस स्टडी कर के उसने अपनी बेल की ग्राउंड्स खुद तैयार की। और जब उसकी 6 महीने के बाद तारीख आई, अगली तारीख, मर्डर केस में तारीख काफ़ी देर के बाद आती है मुंबई में, तो उसके जब कोर्ट में ले जाया गया तो उसने बोला कि मेरा कोई वकील नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो यंगस्टर हूँ, बच्चा हूँ, पहली बार मैंने गलती की है। इस किस्म से वो खुद वकील बन के कोर्ट में बोलने लग गया। और उसने जज से स्पेशल परमिशन ले ली कि मैं अपना केस खुद प्लीड करूँगा और मुझे कुछ और टाइम चाहिए और किताबें चाहिए जो मैं जेल में बैठ के स्टडी करूँ। तो उसको कचहरी ने वो भी उसको परमिशन दे दिया कि उसको जो इनको किताबें चाहिए इसको मुहैया कराई जाए। तो देखिए उस आदमी ने 1 साल के अंदर अंदर पूरा सिस्टम, लीगल सिस्टम स्टडी किया, कानून से कैसे दाव पेच होते हैं वो उसने सीखे, क्योंकि और कोई काम नहीं था, सिंगल माइंडेड था कि यही काम करना है। और अल्टीमेटली 1 सवा साल के करीब उसकी 2-3 पेशी के बाद, बहस के बाद उसकी ज़मानत होती है। तो वो आदमी उसके बाद उसका नाम वकील पड़ गया। पूरे गैंग के लोग उसको असली नाम भूल गए, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, गणेश भोसले, लेकिन वकील सबको याद रहा। तो उसको अब वो वकील से वकील साहब हो गया, वकील दादा हो गया, वकील भाऊ बोलने लगे, खाली वकील भी नहीं। और उसके इस कारनामे से अरुण गवली भी बहुत खुश हुआ, उसने उसको अपना राइट हैंड मैन बना लिया। और जो आगे से कानूनी कार्रवाई जो करनी होती थी वो सब ये वकील साहब को पूछ के की जाती थी। तो ये चक्कर में वो अरुण गवली का
जैसे एक के करके लोग मरते रहे, एनकाउंटर में जाते रहे। सदा मामा गया, दूसरे गए, कुछ जेल में चले गए। तो वकील ने उसके बाद बहुत लो प्रोफाइल रखा। जानबूझ के अरुण गवली ने वकील को दोबारा किसी बड़े केस में साथ में नहीं लेके गया, उसको कोई मर्डर वर्डर करवाने का काम नहीं किया। हाँ, जब कभी कोई बड़ा कांड आ जाता था जहाँ कुछ इनके कहने के मुताबिक एक दिमागी आदमी की ज़रूरत होती थी, तो गणेश भोसले को इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सतीश राजे के मर्डर में जो दाऊद कंपनी का फाइनेंसर था, सतीश राजे को बड़े दिमाग से मारना था और उसमें अरुण गवली ने गणेश भोसले का इस्तेमाल किया। तो करते 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 ये 8-9 साल के सफ़र में गणेश भोसले जो पहली बार 89 में महेंद्रा पाटिल पे अटैक में शामिल होता है, वो 8-9 साल में मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में एक शातिर क्रिमिनल, दिमागी क्रिमिनल और अरुण गवली का राइट हैंड मैन बन के सामने आके उभरा। अब देखिए कि जब आदमी क्लाइमैक्स की तरफ जाता है तो डाउनफॉल कैसे शुरू होता है। तो 89 से शुरू होके 97 में अरुण गवली गैंग ने 2 आदमी, 2 बिल्डर थे, शांति स्टार बिल्डर, मीरा रोड में उनका बहुत बड़ा शांति नगर बन रहा था, 400-500 बिल्डिंगें बन रही थी और वह पूरा सिटी एक कैवरशाइन सिटी जो था वो बन रहा था। वो बिल्डर्स का 2 पार्टनर थे, उसमें एक रमेश शाह, दोनों गुजराती, दूसरा नटवरलाल देसाई। तो ये दोनों बहुत सालों से पार्टनर थे और दोनों जुहू के एरिया में रहते थे, जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम में रहते थे। तो अलग अलग घर थे। तो उनका जैसे बिजनेसमैन का होता है कि पैसा जहाँ बचे बचाया जाए, तो वो क्योंकि नज़दीक रहते थे, एक ही ऑफिस था उनका नारीमन पॉइंट में, तुलसियानी चैम्बर, हमारा जो फ्री प्रेस जर्नल का ऑफिस है उसके नज़दीक ही है तुलसियानी चैम्बर, वहाँ पे उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था। तो जो दोनों पार्टनर जो थे वो एक ही गाड़ी में जाते थे। एक दिन रमेश शाह की गाड़ी लेके जाते थे और दूसरे दिन नटवरलाल देसाई की गाड़ी में जाते थे, ताकि पेट्रोल का खर्चा बचे और टायर गाड़ी के कम घसें। तो ये बिजनेसमैन का तरीका था, पैसा जहाँ से बचता बचाओ। तो 17 अगस्त 1997 को ये दोनों पार्टनर जुहू विले पार्ले स्कीम से नारीमन पॉइंट अपने ऑफिस तुलसियानी चैम्बर के नीचे पहुंचते हैं। दोनों पार्टनर पीछे बैठे। मारुति एस्टीम गाड़ी थी, मुझे आज तक याद है, उसका नंबर मुझे आज तक याद इसलिए याद है कि नंबर बहुत बढ़िया था। वो गुजरात की गाड़ी रजिस्टर थी, GJ, आगे बीच में कुछ और था, और 6464 वो गाड़ी का नंबर मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हमारे फोटोग्राफर ने जो फ़ोटो खींची थी और वैसे याद रहने वाला नंबर था। तो गुजरात की गाड़ी रजिस्टर्ड थी, दोनों गुजराती थे बिजनेसमैन। तो वो 6464 गाड़ी का नंबर आज भी याद है, मारुति एस्टीम। उसमें से जैसे ही ये आदमी नटवरलाल देसाई जो लेफ़्ट साइड में बैठा था, तुलसियानी चैम्बर में जाके ऑफिस के नीचे जैसे ही गाड़ी से उतरा, तो 2 आदमी उसके सामने अचानक आते हैं और धाड़ धाड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक जो शख्स था उसका नाम था गणेश भोसले और वकील, और ये आदमी ने उसको मार के भागे। ये मतलब देखते देखते कुछ सेकंड्स में पूरा काम करके अपनी तरफ से निशाना उन्होंने उसकी छाती को रखा था, लेकिन वो थोड़ा झुका तो एक गोली उसके सर में भी लगी, एक गले में लगी, एक छाती में लगी, इस तरह और 4-5 गोलियां लगी। उसको लेके जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन वो सर्वाइव नहीं हुआ, डेथ हो गई। उसके बाद जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया तो वहाँ से बहुत बड़े खुलासे हुए। जब इसको मारा गया था, गोलियां चलाई गई थी, तो उसका गवाह 3-4 गवाह थे। एक तो इसका खास पार्टनर रमेश शाह जो गाड़ी में बैठा था, बाहर निकला ही नहीं था अभी, उसने ये सब कारनामा देखा। इसका ड्राइवर था रब्बा कदम, वो रब से मुझे याद रहता उसका नाम, रब्बा कदम, वो महाराष्ट्री लड़का था, उसने भी देखा। और इनका फिक्स टाइम पे एक पियून नीचे आके ऑफिस से खड़ा रहता था, सागदेव, वो नीचे वो बैग वैग उठाने के लिए पहले ही आके गेट पे खड़ा हो जाता था कि साहब लोग आएंगे तो उनका सामान लेके ऊपर जाना है। तो वो भी एक विटनेस था।
एक उस तुलसियानी चैम्बर का वॉचमैन था जो वो विटनेस था। तो ये 3-4 लोगों ने ये मर्डर दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे, 2 सवा 2 बजे ये देखा। और बहुत से लोग जो लंच ब्रेक के लिए नीचे आए हुए थे उन लोगों ने भी, कई लोगों ने देखा, लेकिन वो सामने नहीं आते। तो वो 4 लोगों का बयान के हुए और उन्होंने जो इनका हुलिया बताया, सब देखा, उससे ये कंफर्म हुआ कि ये काम गणेश भोसले उर्फ वकील का और उसके साथी का है। खैर, जे हॉस्पिटल की मॉर्ग में जब पोस्टमार्टम होता था, जिसको वहाँ पे एक पोस्टमार्टम डॉक्टर करके उसकी एक कोर्ट भी लगती है साथ में, उस जो वो डॉक्टर होता है पोस्टमार्टम करने वाला, उसको कॉर्नर कोर्ट भी कहते हैं। तो कॉर्नर जो है वो अपनी फाइंडिंग देता है, तो वो जो लीगल केसेस में वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती हैं और एविडेंस गिनी जाती हैं, कॉर्नर कोर्ट की एविडेंस। तो जो कॉर्नर था डॉक्टर, उसने जब वो उसके पोस्टमार्टम के लिए उसके कपड़े उतारे और जेबों की तलाशी ली, तो उसकी पैंट की एक जेब से एक डायरी निकली छोटी सी, वो खून से काफ़ी भीगी हुई थी। उसका रुमाल, उसका पर्स भी निकला और कुछ पेपर निकले। तो लेकिन वो डायरी जो थी वो बड़ी रिवीलिंग थी। जब उस डायरी को कॉर्नर कोर्ट में ही, जो कॉर्नर कोर्ट का उसके पास सेमी जुडिशियल पावर भी होती हैं, तो उसके सामने जब उसको बड़े ध्यान से देखा गया तो उसमें 4-5 एंट्रीज ऐसी निकली जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे दगड़ी चाल गया था और मैं वहाँ पे एजी को मिला था। एजी मीन्स अरुण गवली। तो इस तरह से कुछ पेमेंट का हिसाब था, एक बार कोई 1,60,000, एक बार कोई 4 लाख की पेमेंट, वो भी उसमें लिखा हुआ डिलीवर्ड एट एजी डीसी दगड़ी चाल। इस किस्म के वो जो बिजनेसमैन का हिसाब किताब होता है कोड वर्ड में लिखना करना, वो सब उसमें 7 एंट्रीज ऐसी आई जिनमें अरुण गवली और दगड़ी चाल का जिक्र था, उसके विजिट्स का जिक्र था और उसकी अरुण गवली के साथ मीटिंग्स का, पेमेंट्स का जिक्र था। तो वो उसकी जो डायरी एंट्री बनाई गई उसमें वो जो कॉर्नर कोर्ट का जो जज था उसकी भी उसके सिग्नेचर लिए गए, ताकि कल को जब कोर्ट में जो एविडेंस पेश की जाएगी तो वहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़े। कोई ये नहीं कहे कि डायरी बाद में प्लांट की गई या बाद में पुलिस ने इसको ला के रखा, तो उससे बचने के लिए पहले से पक्का इंतज़ाम किया। और अब देखिए कि 89 से गणेश भोसले का जो क्राइम का कैरियर शुरू हुआ, उसका अंजाम कैसे होता है। 89 में जो महेंद्रा पाटिल का मर्डर हुआ, उसमें जो केस चला, उसका देखिए कानून हमारा कैसे काम करता है। वो कानून करते करते सेशन कोर्ट में पेशी दर पेशी चलते चलते इनकी बेल तो हो गई सबकी, लेकिन कोर्ट का फैसला अंतम वो 2002 में आया और 2002 में उसमें इन्वॉल्व 11 के 11 लोग मर चुके थे अंडरवर्ल्ड के। खाली अरुण गवली जो मेन एक्यूज था वो बचा था। और जो गवाह थे तीनों चारों, जो छोटा राजन के आदमी थे जो इंजर्ड हुए थे, जिन्होंने जो सरकारी गवाह थे, जब उनको अरुण गवली को कोर्ट में 2002 में बुलाया गया उनके उस केस के फाइनल हियरिंग पे, तो तीनों लोग मुकर गए कि हम इस आदमी को नहीं जानते। हाँ, ये पता नहीं, हमने कभी देखा नहीं, इसको जानते नहीं हैं, ये कोर्ट में ही हमने इसको देखा है, ये अरुण गवली है कि नहीं है हमें नहीं पता। वो इतना डरे हुए थे, यहाँ अरुण गवली ने डराया हुआ था कि बाकी लोग तो मर गए, मुझे कहीं फांसी नहीं हो जाए इस केस में। तो तीनों गवाहों के मुकरने की वजह से अरुण गवली भी उस केस में बरी हुआ, क्योंकि वो अकेला ही एक आरोपी बचा था, बाकी सब के सब मर गए थे पुलिस एनकाउंटर्स में, यहाँ आपस की गैंग दुश्मनी में। लेकिन ये एक ही आदमी जो सर्वाइव जो पहले किया वो गणेश भोसले था। वो 97 तक वो सर्वाइव करके तुलसियानी चैम्बर के उन बिल्डर के मर्डर के बाद वो अंडरग्राउंड हुआ। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि योर पास्ट कैचेज अप विद यू वेरी फास्ट, तो जब इंसाफ की घड़ी आती है तो बहुत जल्दी आती है। तो 19 अगस्त 1997 को तुलसियानी चैम्बर में उस बिल्डर का नटवरलाल देसाई का मर्डर होता है।
और पुलिस उसको मुंबई की पूरी ढूंढ रही है। और एग्जैक्ट 2 दिन के बाद, इतने 2 दिन के बाद, जो आदमी को इंसाफ मिलने में इतने साल लगे, ये इंसाफ बहुत जल्दी हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर 19 अगस्त को एक मानखुर्द एरिया है मुंबई में, ट्रॉम्बे एरिया में, वो का जहाँ पे महेंद्र पाटिल को मारा था, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे उस ज़माने में नया ब्रिज बना था, रोड ओवर ब्रिज। तो उस ब्रिज पे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने रूटीन नाकाबंदी में लगा रखी थी, ब्रिज के ऊपर, जहाँ भागने का मौका नहीं मिलता। तो वहाँ जब इन लोगों को पहचाना गया, पता तो था कि तब नया नया मर्डर हुआ था, इनको सरेंडर करने के लिए बोला गया। तो इन्होंने गोली चलाई, और पुलिस का यही वर्जन होता है कि पहले गोली चलाई, हमने जवाब दिया और उसको मार दिया। खैर, तो गणेश भोसले को मानखुर्द में ट्रॉम्बे के पास उस ब्रिज के ऊपर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हुए एनकाउंटर में मार गिराया। तो आखिरी मर्डर के 2 दिन के बाद गणेश भोसले को उसकी वकालत ख़त्म होगी, वहाँ कोई दलील नहीं चली, कोई उसका कोर्ट कचहरी का केस नहीं चला। तो ये एक क्राइम की ज़िंदगी होती है। और आज तक अरुण गवली बहुत बार अपने दोस्तों के साथ जब बात करता है कि मेरे गैंग को सबसे बड़ा झटका जो लगा वो गणेश भोसले के जाने के बाद लगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस यंगस्टर की जिसने 8-9 साल में अपना एक क्राइम का कैरियर कैसे बताया, कैसे गया। आने वाले दिनों में नई किस्से कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।